वेलकम टू अध्ययन मंथन। जैसे कि हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे थे, आज की क्लास हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12। कुछ लोगों की बुक में 14 होगा बिकॉज 2 चैप्टर डिलीट हो गए हैं, तो न्यू बुक में 12 चैप्टर है। डाइवर्सिटी हट गया है ना, और भी 2 एक चैप्टर हटा है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यानी खाद्य संसाधनों में सुधार। देखो, पहली बात तो हमारे माइंड में क्वेश्चन चैप्टर का नाम देख के हमारे माइंड में क्या आता है कि हमें इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज है कौन कौन से फूड रिसोर्सेज है। देखो, अगर तुम खाना खा रहे हो, अगर तुम कुछ वेजिटेरियन चीज खा रहे हो, अगर तुम सब्जी खा रहे हो, दूध पी रहे हो, एक मिनट, देखो तुम कुछ भी खा रहे हो, अगर तुम रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, वो सब तुम्हें कहाँ से मिल रहे हैं? जो लोग खेती कर रहे हैं वहां से तो वो मंडी में भेज रहे, तो तुम्हारे घरों में आ रहे हैं ना, तो वो हमें मिल रहे हैं प्लांट से। अगर तुम एग खा रहे हो, मीट खा रहे हो, फिश खा रहे हो, दूध पी रहे हो, ये सब कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से। तुम्हारे फूड रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए? फूड रिसोर्सेज हमारे 2 तरह के हो गए। एक फूड रिसोर्सेज हो गया जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, है ना। फूड रिसोर्सेज यानी खाद्य संसाधन हमारे कौन कौन से हो गए? खाद्य संसाधन हमारे हो गए 2 तरह के। एक हमारे हो गए प्लांट से हमें फूड मिल रहा है, दूसरे हमारे हो गए एनिमल। प्लांट से जो हमें फूड मिलता है, जो भी खाना मिलता है, उसमें वो कहाँ से मिलता है? हमें एग्रीकल्चर से, खेती करके। जब खेती करेंगे, फसल उगाएंगे, फसल तैयार होकर मंडी में आएगी, मंडी से घरों में, घर से मम्मी बना के फिर हमें प्लेट में देगी। एनिमल से क्या मिलता है हमें? एनिमल हस्बेंड्री से हमें सामान। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स को कैसे पाला जाए, कैसे उनको अच्छे से केयर की जाए, ताकि जो उनसे हमें चीज मिल रही है वो हमें ज्यादा मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की मिले, है ना। ये हमारे फूड रिसोर्सेज हो गए, एनिमल्स और प्लांट्स। प्लांट से एग्रीकल्चर से और एनिमल से एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो, अब हमें फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए? जो समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ रही है ना, राइजिंग पॉपुलेशन को जो डिमांड है उनको रीच करने के लिए, उसको डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसमें सुधार चाहिए। पहले पॉपुलेशन के नाम पे कौन सा देश आता था? सबसे पहले हमारा देश था चाइना, जो नंबर 1 पॉपुलेशन वाला देश था। पर अब के टाइम में कौन है? इंडिया। अब इंडिया में इतनी ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, और आजकल के लोग ज्यादातर खेती से हट रहे हैं, है ना। सेकंड सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले वर्क में ज्यादा काम में लगे हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है? अब एग्रीकल्चर में पहली बात तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड लैंड है फॉर एग्रीकल्चर, यानी खेती करने की जमीन बहुत कम है ना। और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़े तो उसकी डिमांड को पूरा भी करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी फूड रिसोर्सेज है ना उनमें इम्प्रूवमेंट आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी में सबकी डिमांड पूरी हो सके। ठीक है, अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे इम्प्रूवमेंट, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इम्प्रूवमेंट की पहले बात हम किसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे? पहले हम बात करेंगे कि हमें एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना हो, यानी कृषि में अगर इम्प्रूवमेंट करना हो तो देखो, एग्रीकल्चर में अगर इम्प्रूवमेंट हमें करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हम खेती करते हैं, यानी जो क्रॉपिंग करते हैं, उसमें सुधार करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, पहली बात हमें एग्रीकल्चर से मिलता क्या है? हमें मिलता है एग्रीकल्चर से अनाज मिलता है ना, सीरियल्स मिलते हैं, अनाज मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलता है हमें खेती करने से। जो भी वेजिटेबल्स मिलते हैं हमें खेती करने से क्या मिलते हैं? फ्रूट मिलता है, फल फ्रूट ये सब चीजें मिलती है। और हमें दालें मिलती हैं, है ना, पल्सेस दालें मिलती हैं, अनाज मिलता है, सब्जियां मिलती है ना, और ऑयल सीड्स मिलते हैं, जैसे सरसों के तेल मिलता है, सोयाबीन का तेल होता है। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? कहाँ से ऑब्टेन हो रही है?
एग्रीकल्चर से। तो अब ये तब हमें ये सारी चीजें मिल गई, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यूटीसी कर लो, बहुत सारी चीजें हमें कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से। तो इसलिए हमें क्रॉपिंग पे ध्यान देना जरूरी है ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके, है ना। अगर हम बात करें हमें इम्प्रूवमेंट लाना है तो 3 तरीके से कर सकते हैं, है ना। क्रॉपिंग में अगर इम्प्रूवमेंट करना हो, सॉरी एग्रीकल्चर में बात एक ही, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना हो तो हमें 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या होता है, इम्प्रूवमेंट इन वैरायटी, इम्प्रूवमेंट इन वैरायटी, ठीक है। दूसरी चीज हमें उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो इतनी बड़ी डिमांड पूरी हो पाएगी सब लोगों की। प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट लिख देना पहले, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने खेती कर ली, बहुत सारे अनाज उगा भी लिए, अब इतने सारे अनाज की प्रोटेक्शन को ध्यान देना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा का भी, ताकि उन्हें लॉन्ग टर्म तक के लिए स्टोर कर सके। तो प्रोटेक्शन का काम करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर हमें इंप्रूवमेंट करना है हमारे फूड रिसोर्सेज में तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैरायटी यानी किस्म को सुधारना पड़ेगा। जिस किस्म की हम कर रहे हैं किस्मों में सुधार करना पड़ेगा, उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन पे ध्यान देना पड़ेगा, और उसके बाद उनके सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल यू गेट इट, आया समझ में। अब एक एक करके समझते हैं कैसे कैसे इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। कहाँ पे, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करना, ठीक है। रेफ कर रही हूँ ऊपर का, बाकी तुम लिखते रहना, साथ के साथ लिख रहे हो ना, हाँ ठीक है। चैप्टर का नाम तो पता ही है, खैर। अब आता है कि हमें वैरायटी को इम्प्रूव क्यों करना है। हमें अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो क्यों करना है, वाई वी नीड इम्प्रूवमेंट इन वैरायटी, यानी किस्मों में हमें जो फसल की किस्म है यानी टाइप है एक तरह से, उसमें हमें सुधार क्यों करना है। तो देखो पहली बात तो सुधार होगा कैसे, वैरायटी में इम्प्रूवमेंट होगा कैसे। उसके लिए 2 चीजें होती है, एक हमारा होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडेशन, और एक हमारा होता है जीन मॉडिफिकेशन। दोनों को ही समझते क्या चीज होती है। अगर मैं बात करूं हाइब्रिडेशन की तो वो क्या होता है, इसका मतलब होता है संसरण, 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 संसरण ऐसी कुछ है, बुक लाए हो, बता रही हूँ उसको, ये वर्ड होगा संसरण, ऐसे कुछ होगा वर्ड, है ना। और ये होता है जीन में मॉडिफिकेशन, मतलब हाँ वही समझा रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। पहले हिंदी वर्ड ढूंढ लूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, संस्मरण, स्मरण। अब मैं देखती हूँ, थोड़ी देर बताती हूँ। देखो पहले समझो क्या होता है हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है कि 2 तरह के बीजों में आपस में क्रॉसिंग करा देना अपनी डिजायर फसल पाने के। ऐसे मान लो मैं एक फार्मर हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आलू उगा रही हूँ, ठीक है। मैं अब मेरी फ्रेंड भी एक फार्मर है, वो भी आलू उगा रही है। मेरे जो आलू होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते, पर उनका साइज बहुत छोटा है, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं पर उनका साइज छोटा है। और जो मेरी फ्रेंड आलू जो उगा रही है उसमें क्या है कि वो बहुत जल्दी कीड़े तो नहीं लगते पर उनका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। मेरे आलू का साइज छोटा है पर कीड़े जल्दी नहीं लगते, उसके आलू में कीड़े लगते हैं पर उनका साइज बड़ा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दोनों तरह की जो आलू है ना, उनकी जो बीज है उनमें आपस में क्रॉसिंग करा दूं, है ना। क्रॉसिंग कराने से क्या होगा कि दोनों की क्वालिटी आ जाएंगी। तो अब जो नया बीज बनेगा उसमें दोनों की क्वालिटी होगी, तो आलू बड़े भी होंगे, हाँ थोड़े दोनों की क्या था, क्वालिटी को ऐड कर लेना, है ना। तो अब जो आलू आएंगे उनके साइज भी बड़ा होगा और कीड़े भी कम लगेंगे, जल्दी नहीं लगेंगे मतलब, ठीक है। तो अपने डिजायर को पूरा, डिजायर सीड्स को पाने के लिए क्रॉसिंग करा देना, वो है हाइब्रिडेशन। अब बात करो जीन मॉडिफिकेशन की, जो उनके जीन है यानी गुणसूत्र है उनमें बदलाव करना। वो कैसे कर सकते, वो होता लैब वगैरह में ये
कैसे उससे कैसे तो टमाटर है, अब ये टमाटर ना 3-4 दिन में ही खराब हो जाते हैं, और एक टमाटर है जो 14-15 दिन बाद खराब होते हैं। तो मैंने कैसे कैसे ऑब्टेन किया मैंने, अगर ये जो टमाटर के बीज थे इनके जीन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया कि इनको मेच्योरिटी मतलब खराब होने का ड्यूरेशन बाद का हो, इनके जीन में थोड़ा जैसे मेरे रूम में मेरे को करना है कुछ चेंजेस, मैं यहाँ पे कर्टन चेंज कर दूं, ये वुडन का कलर चेंज कर दूं, तो वो मतलब मैं बदलाव कर दूं रूम में, तो मॉडिफिकेशन हो गया। मैंने बाइक ली तो मैंने कुछ चीजें ऐड कर दी, तो मैंने जैसे कार ली तो उसमें शीशे लगवा दिए, वो सब क्या होता है मॉडिफिकेशन करना, है ना। कोई अलग से मटन लगवा दे उसके ऊपर ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो वैसे ही जीन है, जीन का मतलब पता है ना, डीएनए होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मेरा डीएनए में हेयर कलर, मेरा डीएनए में स्किन कट, और जैसे मेरी नोज का शेप कैसे होगा, आइस कलर कैसे होगा, सब जीन है। तो उसमें बदलाव करना क्या होगा, जीन मॉडिफिकेशन। एक होता है जीएमओ, जीएमओ का मतलब क्या होता है कि जीन मॉडिफिकेशन से जो बीज बनते हैं उसको बोलते हैं जीएमओ, यानी जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको मॉडिफाई करके जब बीज मिलते हैं, है ना। तो HYV सीड क्या होते हैं, HYV सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्रॉसिंग करके बनाया जाता है ना, उन्हें बोलते हैं वैसे HYV सीड, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये समझ आया कैसे करना है मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। अब हमें वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करना है क्यों है वो देखते हैं, क्या क्या डिमांड हमारी पूरी होती है वैरायटी इम्प्रूवमेंट करने से। पहली चीज, अगर मैं वैरायटी इम्प्रूवमेंट करती हूँ ना तो उससे क्या होगी, हायर यील्डिंग होगी। मतलब क्या होगा, हायर यील्डिंग का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। दिखाओ यहाँ पे, गिर गया, पेज गिर गया। ये रहा, उच्च उत्पादन होगा। ये मैं हेडिंग डालूंगी ना, एक एक करके हेडिंग डालूंगी सारी, ठीक है। पहला एक मिनट, क्या होगा, उच्च उत्पादन होगा, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हाइब्रिडेशन से जो बीज आएंगे उससे क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। और क्या होगा, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, जो क्वालिटी है उसमें क्या आएगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, है ना, क्वालिटी इंप्रूव होगी। और क्या होगा, और जो बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस है उसमें उसमें अच्छे वो ज्यादा हो जाएंगी। अब वो क्या होता है बताती हूँ। एबायोटिक एंड बायोटिक रेसिस्टेंस है जैविक, अजैव और जैव जो होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या हेडिंग है, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि एक प्लांट मैंने जब पौधा उगाया, है ना, इसमें अब कीड़े भी लगेंगे, वायरस भी लगेंगे, फंगस भी लगेंगे, क्या हो गया। अब देखो ये पौधा है, इसमें क्या होगा, कीड़े भी लगेंगे, वायरस भी लगेंगे, है ना। तो जो लिविंग चीज जो होगी, अब तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है जैविक, बायोटिक, है ना, बायोटिक मतलब जो लिविंग हो, अगर वो कोई बीमारी लग रही है तो बायोटिक। एबायोटिक मत लिखा ही नहीं, मैंने भूल गई, बोल दिया, मुझे लिखना रह गया। एबायोटिक, ए बन जा भाई, एबायोटिक रेसिस्टेंस, है ना। एबायोटिक रेसिस्टेंस मतलब, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, जैसे धूल, मिट्टी, तूफान, आंधी, बाढ़, और कुछ रहा है नहीं, इतना ही है, इतना ही काफी है ना। तो ये सब चीजें होती है, एबायोटिक होती है, अजैविक। इन सब से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अगर मैंने दो बीजों का आपस में क्रॉसिंग कराई, अब जो नया मेरे पास HYV सीड आएगा ना, वो क्या होगा, उसमें इन सब से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी। कुछ भी कर लो, मजा लो, टच से मसूल है, जल्दी नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा अगर टेम्परेचर बिल्कुल कम हो गया तब भी फसल नहीं चल जाएगी, उससे भी कम हो गया तब भी चल जाएगी। अगर कोई फसल का हाँ, ये एडेप्टिबिलिटी में भी है, ठीक है। ये समझ आया, बायोटिक एंड बायोटिक रेसिस्टेंस मतलब इन सब चीजों से लड़ने की जो क्षमता है, प्रतिरोधकता है, वो बढ़ जाती है। इसलिए मुझे क्या चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए भाई, चाहिए इंप्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज है, वो क्या होती है, हेडिंग क्या होती है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। गर्मी कितनी हो रही है,
तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही? मैं तो पूरे पसीने से, आज वो ज्यादा ही गर्मी लग रही है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अरे एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? हिंदी में दे रखा है इसको। अरे हिंदी में बताओ। नहीं ये नहीं है, परिपक्व काल नहीं है। व्यापक अनुकूलता, हाँ। इसका मतलब क्या है? व्यापक अनुकूलता। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो मैं किसान हूँ, आज मैं किसान बन गई, ठीक है, मैं किसान हूँ, अब मैं कोई फसल उगा रही हूँ और मेरी फसल को चाहिए गर्मी का मौसम, यानी इसे 37 सेल्सियस मान लो, इतना टेम्परेचर से चाहिए, है ना। पर अब इतनी इतनी गर्मी का इंतजार करने पर टाइम नहीं। तो मैं अगर मैं चाहूँ ना, तो मैं अगर अगर क्रॉस ब्रीडिंग करा दूँ तो मैं ऐसे डिजायर सीड्स को ला सकती हूँ जिसमें क्या हो, वो अगर इससे कम टेम्परेचर भी हो ना, अगर 30 सेल्सियस भी हो या इससे ज्यादा टेम्परेचर भी हो, 45 भी हो, तब भी फसल मैं उगा सकूँ और अच्छे से वो तैयार भी हो जाए, है ना। तो मैं अगर करती हूँ क्रॉस ब्रीडिंग तो मुझे वैरायटी भी मिल सकती है, इसलिए जरूरी है वैरायटी। ठीक है, वाइड अडेप्टेबिलिटी का मतलब समझ आया, है ना। व्यापक क्या था? व्यापक अनुकूलता। ठीक है, इसका मतलब समझ आया कि वो किसी भी परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में भी आराम से फसल तैयार कर सको। ये एडेप्टेबिलिटी आती है, किसी भी वेदर को अडेप्ट कर सकता है वो अपने में, है ना। वैरायटी इंप्रूवमेंट से ही होता है। और क्या होता है वैरायटी इंप्रूवमेंट से? वैरायटी इंप्रूवमेंट थोड़ा सा होता है, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी परिपक्व काल जो होता है उनका, उसमें क्या आता है? चेंज आता है। ये तो इसका मतलब क्या है? मान लो मैं किसान हूँ, मुझसे समझ नहीं होता कि मेरी फसल 14 महीने में तैयार हो, मैं चाहती हूँ मेरी फसल 12 महीनों में तैयार हो जाए या 8 महीनों में तैयार हो जाए, तो मैं क्रॉस ब्रीडिंग करा के ऐसी फसल ऐसे बीज लेके आऊंगी जिसमें मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो और मुझे जल्द से जल्द फसल मिलकर तैयार होकर मिल जाए, ताकि जल्द से कटाई करूँ, मार्केट में देख के आऊँ, नई फसल उगाऊँ, है ना। इसलिए मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम चाहती हूँ, तब भी अच्छी वैरायटी इंप्रूवमेंट होगा, तो इससे मेरे को फायदा होगा, है ना, पैसा आएगा, फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर अब छठा क्या है कि देखो इंप्रूवमेंट, उसके बाद छठा पॉइंट है तुम्हारा एक्टिविटी देखो इसका मतलब क्या है, इसका एक साथ ही लिखो, साथ में। इसका मतलब क्या है? मान लो मैं किसान हूँ, है ना। अब फॉडर क्रॉप से रह गया तुम्हारा बताना। फॉडर क्रॉप क्या होती है? यानी चारा फसलें, है ना। चारा, हाँ, चारा, चारा जो गाय भैंस खाती है ना, भूले फॉडर क्रॉप्स क्या होती है? जो हम जानवरों को खाने के लिए देते हैं। अगर मैं किसान भी चाहती हूँ, मैं फॉडर क्रॉप उगा रही हूँ, मैं क्या चाहूंगी कि मेरी फॉडर क्रॉप कैसी हो, बड़ी बड़ी हो और ज्यादा उसमें फूल पत्तियां ज्यादा हो, ताकि ज्यादा फसल काटे और ज्यादा ज्यादा। पर अगर मैं चाहती हूँ कि अनाज उगाना है, गेहूँ उगाना, चावल उगाना है, तो मैं क्या चाहूंगी, भले ही मेरी जो फसल करी उनके पौधे छोटे हो, पर क्या हो, उनके अनाज ज्यादा हो, गेहूँ ज्यादा हो। ठीक है, ये ज्यादा, तो इसलिए डिजायरेबल इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहती हूँ, है ना। अगर फॉडर क्रॉप्स हो तो ग्रो टॉल हो, है ना। और अगर वैसे नॉर्मल अनाज वाली हो तो उसमें कैसे हो, अनाज ज्यादा, गेहूँ सारे पॉइंट क्लियर हुए, है ना।
वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई जल्दी फसल कितने ठंड की गर्मी जैसे भी उसे सहने की क्षमता है वो बढ़ती है। उसके बाद मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम ज़्यादा जरूर होना चाहिए, है ना, अब ये तो मैंने बताएंगे। ठीक है, तो अब समझ आया मुझे इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए वैरायटी में। ये सब चीज़ें पाने के लिए मुझे वैरायटी भी चाहिए, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ अच्छी होगी, इम्प्रूवमेंट होगा वैरायटी में, तो इसलिए अच्छा फायदा करेंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। 3 पॉइंट दिखाए थे, 3 में से पहला वाला मेरा क्लियर होगा। प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, प्रोडक्शन। अब देखो, अगर मुझे प्रोडक्शन इम्प्रूव करना है सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, अपनी क्रॉप को क्या देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन। तुम ग्रो हो रहे, तुम बड़े हो रहे, मैच्योर हो रहे, तुम्हें तुम्हारी बॉडी क्या चाहिए, बहुत सारी न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। वैसे ही प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए। तो न्यूट्रिशन के लिए तो देखो, न्यूट्रिशन की बात करो तो प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, 3 तरह से मिलता है। 3 तरह से मिलता है। एक तो उसे एयर से मिलता है, हवा से पौधे को, और लैंड से मिलता है, वाटर से मिलता है। वाटर मटीरियल में छोड़, ये तो पता ही कहाँ से मिलता है। एयर से उसे क्या मिलता है, उस एयर से मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद देखो 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिशन। अब माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉल। मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो लार्ज स्केल पे, लार्ज बड़े पैमाने पे। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिशन जो प्लांट को तो कम मात्रा में मिले तब भी इसका काम चल जाएगा, और मैक्रो न्यूट्रिशन जो प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, कौन नहीं आया तो शांत हो गए, सोने तभी बस इतना शांत हो गया। कल उसको पता नहीं क्या अचानक से किस बात की क्या था, अचानक से अजीब ही परसों चाहिए क्लास में बोल रहे थे, अचानक से बोल रहे थे। देखो, माइक्रो न्यूट्रिशन जो कम मात्रा में चाहिए, इसमें हमारा आता है आयरन, जिंक, मैग्नीज, है ना, और इसकी कॉपर, ब्रोमीन, ये सब अगर प्लांट में कम मात्रा में मिले तब भी इसका काम चल जाएगा। ठीक है, इन्हें बोलते हैं क्या, माइक्रो न्यूट्रिशन। हिंदी में माइक्रो मैक्रो हिंदी में समष्टि और व्यस्त, बेहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। इन्हें बोलेंगे हिंदी में माइक्रो, को बोलेंगे हिंदी में सूक्ष्म पोषक तत्व, है ना। मैं आपको पोषण की बात कर रही हूँ, पोषक तत्वों की जो प्लांट को चाहिए पोषक तत्व। मैक्रो मतलब बेहद पोषक तत्व, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए वो होते बेहद पोषक तत्व, जो कम मात्रा में चाहिए सूक्ष्म पोषक तत्व, है ना। बेहद पोषक तत्व कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारा आता है नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को, फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए। ये प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं प्लांट को। ठीक है, सल्फर तो ज्यादा मात्रा में, सल्फर ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, तो ये समझ आया न्यूट्रिशन प्लांट को चाहिए। उसके अलावा अगर मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मैं अलग अलग तरीके से उगा सकती हूँ, अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो कर सकती हूँ। तो क्रॉपिंग करने के पैटर्न्स होते हैं कुछ, वो 3 तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न की बात करूँ तो मैं क्रॉपिंग पैटर्न 3 तरह के हैं। ठीक है, पहला तुम्हारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो है मिक्स क्रॉपिंग यानी मिश्रित खेती। मिश्रित
क्रॉपिंग और दूसरा क्रॉप रोटेशन। नहीं मिश्रित फसल अंतर फसलीकरण से बोलते हैं, अंतर फसलीकरण, अंतर फसलीकरण, इसको मिश्रित खेती, मिश्रित फसल और इसको हाँ क्रमवार नियोजित फसलें, क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम, ये तुम देखना पूर्व नियोजित, ये इसकी हिंदी नहीं है बट क्रमवार पूर्व नियोजित मिश्रित क्रॉपिंग पैटर्न, इसका मतलब है फसल पैटर्न बोल सकते हो। देखो पहले समझो होती क्या है मिक्स क्रॉपिंग। अगर मुझे मिक्स क्रॉपिंग करने में क्या करूंगी, मैंने ये रहा मेरा खेत में मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ उगा दिया, कोई एक फसल उगा दी, यहाँ पे एक फसल उगा दी, यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग के एग्जाम्पल है तुम्हारा सोयाबीन, एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल में हाँ बीट और ग्राम, सुबह मैंने ये एग्जाम्पल लिखवाया था, सुबह मैंने क्या था ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर लिया था, ग्राउंडनट मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे उगा लिया ग्राउंडनट, यहाँ मैंने उगा लिया बीट, यहाँ ग्राउंडनट, यहाँ बीट, यहाँ ग्राउंडनट, यहाँ बीट, मतलब मैंने दो तरह की फसल एक खेत में उगा ली, तो मेरी क्या हो गई मिक्स क्रॉपिंग। एग्जाम्पल ग्राउंडनट और बीट हो गया। अगर मैं इंटर क्रॉपिंग की बात करूँ, इसमें ना इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना एक पैटर्न को फॉलो होकर चलते हैं। जैसे अगर ये मेरा खेत है ना, तो मैंने अगर यहाँ पे अगर मैंने बाजरा उगाया, क्या हुआ बाजरा है ना, इसके बाद में मैं लोबिया उगाऊंगा, यहाँ पे लोबिया, यहाँ पे लोबिया, यहाँ पे लोबिया, फिर बाजरा बाजरा ऐसे। पर इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स पैटर्न होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगर ये मिक्स क्रॉपिंग का फायदा क्या, मिक्स क्रॉपिंग से फिर क्रॉप तो फेलियर से बच जाती है। अगर मेरी ग्राउंडनट की फसल खराब हुई है तो मेरे पास बीट बचा रहेगा। इससे क्या फायदा होता है, इससे मान लो अगर बाजरे में कीड़े लग गए तो मेरा लोबे बचा हुआ है, अगर लोबे में लग गए तो बाजरा बचा हुआ है, ठीक है। अब आता है क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब क्या है, क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है कि अगर मैंने मान लो इस बार फसल उगाई, पर उस फसल को नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए था, तो उसने जमीन से सारा नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लिया, है ना। अब मैं अगली बार ऐसी फसल उगाऊंगी जिसको नाइट्रोजन कम मात्रा में चाहिए, वरना मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जमीन को खाली छोड़ना पड़ेगा ताकि ये न्यूट्रिशन को दोबारा क्या करना गेन करे। पर इससे अच्छा मैं ऐसी फसल उगा लूं जिसको नाइट्रोजन कम मात्रा में चाहिए, तो वो क्या है फसल यानी क्रॉप रोटेशन करना, मतलब प्लानिंग करके खेती करना। पहले से प्लान कर लो ना, ये फसल उगानी है, फिर वो उगानी है, फिर वो उगानी है, ताकि जो उगता है जमीन में वो बनी रहे और मेरे जब फसल उगाने में ये काम चलता है। ये समझ आया कि अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, न्यूट्रिशन दूंगी और पैटर्न को फॉलो करूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं एज अ किसान खाद का उपयोग कर सकती हूँ, कर सकती हूँ उर्वरक, ठीक है। थोड़ा सा है फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना एग्रीकल्चर का, फिर एनिमल हस्बेंड्री हम आराम से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से
देख लो एक दिन सबके सामने नहीं हो रही कैसे चलेगा? देखो हम किससे यूज कर सकते हैं? मैन्युअल और फर्टिलाइजर का, यानी खाद और उर्वरक का। दूसरा क्या है हमारा? फर्टिलाइजर। यानी उर्वरक। ठीक है, खाद मैन्युअल का मतलब पता है क्या होता है? मैन्युअल का मतलब हम किसान अपने, हाँ बताओ। मैन्युअल का मतलब होता है जिसमें कोई किसान है वो कैटल की तरफ से होते हैं उससे किसके डंग से? कैटल के डंग से, पाउडर से उसमें एकदम से स्टोर करके रखता है, फिर सूखने के बाद बदबू नहीं आती दूध से। हाँ, और फिर वो उसके पौधों में डाल देता है जो कि फर्टिलाइजर से थोड़ा फैट और फर्टिलाइजर केमिकल होता है। फर्टिलाइजर मतलब जो फैक्ट्री में सिंथेटिक बनाए जा रहे हैं, है ना, वो क्या होते हैं? फर्टिलाइजर जो मशीन जो फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं। मैन्योर जो घर जो खेत में तैयार हो रहे हैं, है ना। अब मैन्योर से क्या होता है? मैन्योर का मतलब है मैन्योर से कंपोस्ट खाद जिसे कहते हैं। कंपोस्ट मतलब है गड्ढा तरफ, गड्ढे में मैंने सारी सब्जियां डाल दी, जो भी बीज की सब्जियां उड़ा दी, है ना। अब क्या करा? थोड़े दिन बाद मैंने उसमें से देखा, उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया। अब थोड़े दिन बाद मैंने डीकम्पोज जो हमारे ऑर्गेनिज्म है डीकम्पोज करने के उसे तो किसमें मिल जाएगा? मैन्युअल में मिल जाएगा, खाद में मिल जाएगा, है ना। खाद के 3 टाइप है यहाँ पे। पहले कंपोस्ट जो मैंने बताई, है ना, कंपोस्ट हिंदी में भी यही है, मैंने बताई। दूसरी तुम्हारी होती है कैसी कंपोस्ट? ग्रीन मैन्योर होते हैं। ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या है? ग्रीन मैन्योर का मतलब है अगर मैं इसमें कुछ ऐसे प्लांट डाल दूं जो अच्छे हो, जैसे मान लो मेरी जमीन में ना नाइट्रोजन की मात्रा कम है, तो मैं ऐसे प्लांट डालूं तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो, वो डाल दूंगी। या फिर देखो मैं एज अ किसान मैं क्या करूँ? पहले अपने खेत में ऐसी फसल ऐसे प्लांट उगा लूं जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में होता है, उसके बाद उसको खेत में मिला दूं उस पौधों को, है ना। ऐसी तो फसल उगाई, ऐसी फसल उगाई, उसके बाद उसको मिट्टी मिला दिया और थोड़े दिन बाद फिर मैंने अपनी फसल उगाई जो मुझे चाहिए। उससे क्या होगा? वो जो प्लांट तो कैसे काम करेंगे? मैन्युअल का काम करेंगे। समझ आया? नहीं है? एज ए किसान मैंने ऐसे प्लांट उगाए जिनमें नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में हो, मुझे नाइट्रोजन चाहिए फिर जमीन के लिए। अब वो प्लांट उग गए, मैंने उनको तोड़ के क्या करा? तोड़ उनको जैसे वो चला दिया, ट्रैक्टर चला दिया, उससे क्या होगा? वो उसमें मिक्स करेंगे सॉइल में। अब मिक्स हो गए तो जो भी नाइट्रोजन मिल जाएगा सॉइल को, उसके बाद जो मेरे फसल उगाने का आराम से उगा लेंगे। ठीक है, ग्रीन मैन्योर के में कौन कौन से प्लांट हम यूज करते हैं? एक हमारा होता है सनहैम, दूसरा हमारा होता है गॉड। ये 2 एग्जाम्पल है जिसकी ग्रीन मैन्योर में एक पौधा होता है, है ना, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको बोलते हैं हरी खाद, इसे बोलते हैं कंपोस्ट खाद, है ना, कंपोस्ट खाद, इसे बोलते हैं हरी खाद। ठीक है, एक हमारा होता है वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है ना, वर्मी कंपोस्ट हिंदी में वर्मी कंपोस्ट ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी में यही देखो वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कंपोस्ट खाद जल्दी बन जाए, बस मैं क्या ऐड कर सकती हूँ? मैं केचुआ डाल देती हूँ, केचुआ को डाल दिया, उससे क्या होगा? केचुए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डीकंपोज जल्दी करते हैं, उससे क्या होगा? वो जो कंपोस्ट जल्दी बन जाएगा। अगर वो 1.5 महीने में 6 महीने में तैयार होगी कंपोस्ट ना, तो वो कुछ ही महीनों में कुछ ही हफ्तों में तैयार हो जाएगी। तो वो मेरी क्या होती है? वर्मी कंपोस्ट। जैसे मैं अर्थवर्म यूज कर सकते हैं, तो आप जो केचुए डालते हैं वो मान लो ऊपर नीचे करता है, डीकंपोज करता है। नहीं, जैसे हम खाना खाते हैं ना, हम पहले खाने का अंदर लेते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, चबाते हैं, फिर वो खाना अंदर छोटे तो डीकंपोज तो उस खाने को पहले खाकर तोड़ लेते हैं, फिर उसे खाते हैं।
चाहिए तो नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। लास्ट टॉपिक है प्रोडक्शन का, बस फिर हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर खत्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की। इससे पहले बता दो इरिगेशन, सिंचाई, सिंचाई के साधन कौन कौन से? इरिगेशन यानी सिंचाई के साधन। अब सिंचाई का मतलब ये नहीं है कि प्लांट को गई में पानी दे दिया, वो सिंचाई नहीं है। सिंचाई का बताओ मतलब जो मिट्टी होती है उसको ऊपर नीचे करना। नहीं, सिंचाई, हाँ तो वो एक मशीन आती है ना। सिंचाई का मतलब होता है कि खेतों में पानी डालना, उनको पानी देना। अब ये नहीं है कि प्लांट को पूरी फसल है उसको पानी देना। सिंचाई, सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन होते हैं, कौन कौन से मतलब चीजें होती है? वेल, कुआं हो सकता है ना। दो तरह के कुएं होते हैं, एक होता है हमारा कौन सा कुआं, ट्यूब में, जैसे पंजाब में देखो पंजाबी मूवी स्टार्ट होती है पहले ट्यूब होता दिखाते हैं, है ना। ट्यूब में होता है। और दूसरा होता है डग वेल, खुदा हुआ कुआं, जो पुराने जमाने में जिसमें रस्सी ऐसे रस्सी से पानी निकालते थे, है ना। इसे बोलते हैं खुदे हुए कुएं, इसे बोलते हैं नलकूप हिंदी में। यहाँ पे लिखा होगा नलकूप, है ना। और एक नलकूप वाला कुआं, और ये होता है खुदे हुए कुएं। ठीक है, खुदे हुए कुएं जैसे पुराने जमाने में रस्सी से निकालते थे पानी। ठीक है, अब देखो वेल हो गया, रिवर हो गई, नहर हो गई, नहर हो गई, उसके अलावा टैंक्स हो गए, ठीक है, और ड्रिप सिस्टम हो गया, बहुत सारे स्प्रिंकलर हो गया, कैनाल, जिसे नहर कहते हैं, कैनाल, नहर तो पता ही है ना। नहर हो गई, टैंक में पानी स्टोर करते हैं उसको। ड्रिप सिस्टम, जो ऐसे पाइप लगा दे उसको पानी पकड़ रहता है। और स्प्रिंकलर क्या होते हैं, ऐसे पाइप लगा दे उसमें पानी से स्प्रिंकल होके, तुम लोग गार्डन में भी देखते हो, मेरे कॉलेज से गार्डन में भी है, वहाँ पे क्या होता है ऐसे पूरा घूमता रहता है, वो स्प्रिंकलर। इतना आया समझ में। अब फसल को बचना भी है। प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन की साइड है ना, प्रोडक्शन की लास्ट से बस खत्म करा। प्रोटेक्शन की चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए जो खरपतवार होती है, वीड्स क्या होती है? वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, तुम पढ़ चुके हैं। खरपतवार क्या होती है? जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं हमारी फसल के साथ, जो अनचाहे पौधे उग जाते हैं हमारी फसल के साथ, वो खरपतवार। उसे निकालने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है, तुमने हाथ से ढूंढ के ऐसे जाओ कि तुम निकालो, ताकि भाई फसल से अलग दिख रहा है। दूसरा तरीका क्या है, तुम जो कुछ केमिकल्स का यूज कर सकते हो, है ना। अब जब करते हैं केमिकल का यूज, तो पूरा नाश करना चाहिए, कवर करना चाहिए अपने आप को। ठीक है, उसके अलावा वीड्स के अलावा और क्या होते हैं, जो भी डिसीज होती है, पेस्ट लग जाते हैं, उनसे बचने के पेस्ट जितने पेस्टिसाइड छोड़ते हैं प्लांट में ना, उसके बाद जो डिसीज होती है उससे बचने के लिए बस इतना ही है। पेस्ट मतलब क्या है? पेस्ट मतलब जो बैक्टीरिया जो भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। एक लास्ट है स्टोरेज करना, है ना। स्टोरेज के 4 स्टेप हैं। पहला होता है ड्राई, यानी सुखाना। जो भी बीज